यत्कृपालेशतः सर्वे केन्द्रे साद्यादिवौकशः ईष्टं दातुं समर्थाः स्युस्तं रामं शिरसा नुमः। मैं आचार्य अवधेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रो साइंस में चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आपको चंद्र ग्रहण की बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। क्या आपको पता है कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और इस चंद्र ग्रहण में क्या परिहार करना है, क्या सावधानियां रखनी है और आपकी राशि पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है और कैसे होता है? खगोल में अर्थात ब्रह्मांड में जब सूर्य, एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ये किस प्रकार होता है आप इसे समझिए। सामान्य रूप से चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से हम पृथ्वीवासियों को दिखाई देता है। पृथ्वी के मध्य में आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर बाधित होकर पहुंच नहीं पाता। इस वजह से चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता और उसे खगोल भाषा में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्र ग्रहण को राहु से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि राहु ग्रह जब चंद्रमा के समीप हो या चंद्रमा से युत हो जाए तो चंद्र ग्रहण बनता है। इसी प्रकार राहु ग्रह जब सूर्य से युक्त हो जाए तो सूर्य ग्रहण बनता है। यहां हम सूर्य ग्रहण पर विस्तृत जानकारी आपको नहीं देंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अभी हम चंद्र ग्रहण पर जानकारी आपको देते हैं। इस डायग्राम से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि चंद्र ग्रहण किन तिथियों पर पड़ता है, जिससे आप थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार भ्रांतियां भी फैलती हैं कि कब चंद्र ग्रहण लग गया। तो चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा पूर्णिमा को ही लगेगा। पूर्णिमा तिथि के अतिरिक्त चंद्र ग्रहण कभी भी नहीं लगेगा। 12 महीने में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं और उन्हीं 12 पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगेगा। इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। जिसे हम वर्तमान तिथि के अनुसार समझेंगे तो यह तिथि पड़ रही है 7 सितंबर 2025। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। जब भी कोई भी ग्रहण काल लगता है तो उसका सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ये आपको आपके बड़े बुजुर्गों के द्वारा पता चला होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ पर इसे समझ लें। अब यहाँ पर जानना है कि 7 सितंबर 2025 को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है
उसका सूतक काल कब से शुरू होगा? तो सूतक काल जो शुरू होगा वह शुरू होगा 12:57 से। दोपहर 12:57 से सूतक काल शुरू हो जाता है। अर्थात इस समय अंतराल से आपको कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करने हैं, पूर्ण रूप से रोक दिए जाते हैं। अब ग्रहण शुरू कब हो रहा है? ग्रहण जो शुरू हो रहा है वह, इसका जो ज्योतिष शास्त्र का विधान है वो 5 प्रकार से लिया जाता है। सबसे पहले ग्रहण का होता है एक स्पर्श काल। स्पर्श काल। इसके बाद होता है सम्मिलन। सम्मिलन। इसके बाद आता है मध्यकाल। इसके बाद आता है उन्मीलन। और अंतिम जो समय होता है वह होता है मोक्ष। सम्मिलन, स्पर्श। 7 सितंबर 2025 को जो ग्रहण काल लग रहा है उसका स्पर्श काल जो है वह मैं यहां पर लिख रहा हूं। रात्रि 9:57 पे स्पर्श काल शुरू हो जाता है। स्पर्श काल के बाद फिर आता है सम्मिलन काल। सम्मिलन काल जो है यह है 11:01। इसी सम्मिलन काल को वास्तविक ग्रहण काल कहते हैं। यहां से ग्रहण का जो समय है वो शुरू हो जाता है। सम्मिलन स्पर्श काल को ग्रहण काल नहीं कहते। यहां से ग्रहण का प्रारंभिक जो बिंदु है वह दृष्टिगोचर होना शुरू होता है, लेकिन वास्तविक जो दृष्टिगोचर होता है वह सम्मेलन से शुरू होता है। मध्यकाल, जैसा कि नाम से भी प्रतीत हो रहा होगा, मध्यकाल का मतलब होता है मध्य बिंदु। अर्थात जब पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की छाया से ग्रसित हो जाए, अर्थात चंद्रमा विलुप्त हो जाए हमारी दृष्टि से, तब उसे मध्यकाल कहते हैं। और वह मध्यकाल जो है वो बन रहा है रात्रि में 11:42 पर। यह है मध्यकाल। इस समय पर पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है वह पृथ्वी की छाया से छुप जाएगा और हमारे आपके दृष्टि से वो दृष्टिगोचर नहीं होगा। इसके बाद उन्मिलन काल है। उन्मिलन काल जो है वह है मध्य रात्रि 12:23। अंग्रेजी में 12:23 AM। यह है उन्मिलन काल। इस समय में मध्यकाल से जैसे सम्मिलन हो रहा था, मध्यकाल से ये अपने आगे की तरफ बढ़ेगा और आपको चंद्रमा की थोड़ी थोड़ी छाया जो है वो दिखाई देने लगेगी। अंत में आता है मोक्ष। मोक्ष काल जो है वह है 1:26। मोक्ष काल इस चंद्रग्रहण का 1:26 पर है। अर्थात इस समय पर चंद्रमा पूर्ण रूप से आंखों से देखा जा सकेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पृथ्वी की छाया का कोई भी प्रभाव चंद्रमा के ऊपर नहीं होगा। इसको चित्र के माध्यम से अगर हम समझाएं आपको तो इस प्रकार से होता है। ये है चंद्रमा मान लीजिए आप, और ये है पृथ्वी की छाया। दूसरे में
पृथ्वी, इतना आपको रहेगा। मध्यकाल में ऐसी स्थिति रहेगी, चंद्रमा पूर्ण रूप से अंधकार से युक्त रहेगा। उन्मिलन की अवस्था इसी प्रकार हो जाएगी, परंतु थोड़ा सा अलग। यहाँ पे चंद्रमा ऐसे रहेंगे और ऐसी अवस्था में रहेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चंद्रमा, यहाँ पर हो जाएगी पृथ्वी। और मोक्ष में पूर्व की भांति हो जाएगा, यहाँ पर होगी पृथ्वी और यहाँ पर होगा चंद्रमा। इस प्रकार से चंद्र ग्रहण की पूर्ण वेला बनती है। जैसा मैंने यहां पर कहा, ये समय ये है सूतक काल। ये है सूतक प्रारंभ का समय। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि जैसा मैंने कहा सूतक प्रारंभ हो जाएगा, तो अब आपको क्या नहीं करना है। सूतक प्रारंभ होने के बाद मंदिर आपके घर में है तो उसकी पूजा आराधना नहीं करनी है, उससे पहले ही मंदिर की पूजा आराधना करके मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। कोई भी मांगलिक आयोजन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ अनुष्ठान आप कर सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, पारिवारिक कल्याण के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन मांगलिक आयोजन जैसे 16 संस्कार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। भवन का निर्माण आदि मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। भवन में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते। दुकान में निर्माण कार्य नहीं कर सकते। कोई नवीनीकरण का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भविष्य में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सूतक काल में जो गर्भिणी महिलाएं हैं, जिनके गर्भ है, ऐसी गर्भिणी महिलाएं कोई भी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, भोजन निर्माण, पाक का काम, भोजन बनाने का काम ना करें तो ही बेहतर है। ऐसे समय में जो जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब अवस्था में है, राहु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है या अपनी नीच राशि में है, तो ऐसे जातकों को भी प्रयास ये करना है कि जलाशय से दूर रहें और भगवान शिव के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें और अपने इष्ट की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। रोगी जो बीमार अवस्था में हैं वे भगवत भजन करें, जो स्वस्थ अवस्था में हैं वे ईश्वर के नाम का जप करें, अपने कुल गुरु या अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करें, जिसे भी वे इष्ट समझते हैं उनका यथाशक्ति यथासंभव पूजन आराधना करें तथा सूतक लगने से पहले जो जैसा सक्षम है, यदि व्यक्ति जिस प्रकार से संपन्नशाली है, सक्षम है, उस प्रकार से व्यक्ति को दान के लिए पहले ही सामग्री इकट्ठा कर लेनी चाहिए। स्नान करके संकल्प कर लेना चाहिए सूतक काल प्रारंभ होने से पहले। और उसे जब यहाँ पर मोक्ष का समय समाप्त हो रहा है, मोक्ष जैसे ही समाप्त होता है, ग्रहण का मोक्ष प्राप्त हो जाए 1:26 पर, तो स्नान पुनः करके जो सामग्री निकाली गई थी वह सामग्री दान कर दें। और दान भी करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को करना है, ऐसे ब्राह्मण को करना है जो गरीब है। ऐसा नहीं जिसके पास सब कुछ भरा हुआ है आप उसको ले जाकर दान कर दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को देने से कोई भी लाभ नहीं होता जिसके पास भंडार भरा है। हमेशा दान उसे देना चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता है। अब आगे यह चंद्र ग्रहण भारत देश यूरोप, रूस, एशिया के अनेक देश, अफ्रीका,
उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग। चीन, जापान, अंटार्कटिका, आदि क्षेत्रों में लगेगा। इससे पहले जो हमने समय आपको दिया था, जो समय हमने आपके बताया है यहाँ पर लिखा था, वह समय भारतीय मानक समय के अनुसार वाराणसी का समय सुनिश्चित था। उसी के आधार पर हमने आपको समय बताया है। आप अपने अपने स्थान का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितना भी समय का अंतर पड़ेगा वाराणसी से, घटा या बढ़ाकर आप उसे समय का मान चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा अपने अपने समय के अनुसार। इसके बाद जो चंद्र ग्रहण है, यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि पर क्या फल देगा, ये भी हमने आपको कहा है कि हम बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहां पर एक चक्र बना रहे हैं, लग्न चक्र है ये। लग्न चक्र वाराणसी के ही आधार पर हम बना रहे हैं, जिसमें जो समय और डेट हमने ली है, दिनांक है 7 सितंबर 2025, समय है 11:01 रात्रि का, और स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इस समय के आधार पर वृषभ लग्न का निर्माण होगा। और चंद्रमा की जो अवस्था है, सबसे पहले हम उसे रख देते हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में है और राहु के साथ है। यहां पर चतुर्थ भाव सिंह राशि में केतु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं।
इस प्रकार की कुंडली बनेगी इस समय अंतराल पर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपकी राशि मान लीजिए मेष है, तो मेष राशि के स्वामी मंगल यहां बैठे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण जहां चंद्रमा लग रहा है वहां से चंद्रमा से मंगल की स्थिति है अष्टम स्थान पर, 8वें घर पर मंगल बैठे हुए हैं राशि के स्वामी। और इस जगह पर मेष राशि पर अगर दृष्टि किसी की जा रही है तो यहां पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही, लेकिन राहु की प्रथम पाद दृष्टि जो है, जो कि शनि की होती है, वह दृष्टि यहां जा रही है। इस कारण से क्या होगा कि मेष राशि वाले जो भी जातक होंगे, मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण काल मानसिक तनाव वाला होगा। मानसिक तनाव और चिंता, ये ग्रहण काल मेष राशि वालों के लिए मानसिक तनाव और चिंता देने वाला रहेगा। इसके बाद हम वृषभ राशि पर आते हैं। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और चंद्रमा से शुक्र छठे स्थान पर बैठे हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या वृषभ राशि पर दृष्टि जा रही है किसी की? तो बिल्कुल जा रही है। शनि की तृतीय दृष्टि जा रही है और राहु की भी चतुर्थ दृष्टि वृषभ राशि पर जा रही है। इससे क्या होगा, वृष राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण मानसिक तनाव तो देगा, उसके साथ साथ शारीरिक कष्ट भी देगा। शारीरिक कष्ट भी मिलेगा वृषभ राशि वालों को। अब मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध चंद्रमा से ठीक 7वें स्थान पर बैठे हैं और राहु की दृष्टि भी प्राप्त कर रहे हैं। अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही, चंद्रमा और राहु की आ रही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है। मिला जुला क्यों रहेगा? क्योंकि बुध जो है वह एक नपुंसक ग्रह है, केतु के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, जिसके साथ बैठता है उसके गुण धर्म को ग्रहण करने का प्रयास करता है और सूर्य के साथ परस्पर उसकी मित्रता रहती है। केतु के साथ सूर्य के घर में होने के कारण मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। थोड़ा उन्हें तकलीफ होगी लेकिन उन्हें लाभ भी मिलेगा। अगर नौकरी पेशे में है तो नौकरी में उन्हें कुछ खुशखबरी भी मिलेगी और कलीग्स के साथ थोड़ा कहासुनी भी हो सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि, चंद्रमा स्वयं कर्क राशि के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठे हैं और ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी रहने वाला है यह ग्रहण। मानसिक तनाव, उसके साथ माता को भी कष्ट होगा। कर्क राशि वालों के लिए मानसिक तनाव तो रहेगा रहेगा, माता को कष्ट होगा, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और अपयश भी प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए सावधान रहें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी ये जो समय है ये कष्टदायक रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का व्यापार कर रहे हैं तब भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए लाभदायक है। कन्या राशि, कन्या राशि की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चंद्रमा से कन्या राशि अष्टम स्थान पे पड़ रही है और इसके स्वामी सप्तम में बैठे हैं।
तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए ये लाभदायक रहेगा। प्रद, यदि आप शिक्षा में हैं, पढ़ रहे हैं और कोई कंपटीशन आने वाला है तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के योग रहेंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय अच्छा है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए चूंकि शुक्र चंद्रमा से सप्तमस्थ हैं, सप्तम राशि में जा रहे हैं और शुक्र छठे भाव में बैठे हैं, तो यह अच्छा नहीं है। इसमें शत्रु का भय रहेगा और मुकदमेबाजी, कानूनी कार्यवाही की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और चंद्रमा से वृश्चिक राशि दसम स्थान पर पड़ रही है तथा इसके स्वामी चंद्रमा से अष्टम स्थान में बैठे हैं, इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। धनु राशि, चंद्रमा से धनु राशि एकादश राशि पड़ती है, 11वीं राशि पड़ती है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से 5वें घर में बैठे हैं, इसलिए धनु राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा लाभदायक है। परंतु धनु राशि वाले लोगों के लिए एक समस्याजनक रहेगा। अगर उन्होंने मंत्रणा किए बिना कोई डिसीजन लिया तो नुकसान उनका सुनिश्चित है। इसलिए धनु राशि वाले लोगों को सलाह मशवरा लेकर ही कदम बढ़ाना चाहिए। सलाह लें, लाभ मिलेगा। मकर राशि, चंद्रमा से 12वीं राशि है और इसके स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं। ऐसे लोगों को के परिवार में कलह हो सकती है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। तो मकर राशि वालों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं है। कुंभ राशि, चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं कुंभ राशि में तथा कुंभ राशि के स्वामी द्वितीय में गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वालों के लिए ये समय, ये ग्रहण काल दोनों तरफ से फल देने वाला है। कुछ समय उनका अच्छा जाएगा और कुछ समय उनका बुरा जाएगा, तो मिला जुला फल मिलने वाला है। अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से 5वें घर में बैठे हैं तथा मीन राशि चंद्रमा से दूसरी है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो मीन राशि वालों के लिए ये काफी ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए 10 उंगली घी में है। मीन राशि वालों को आर्थिक लाभ, पारिवारिक लाभ, मानसिक सुख, शांति सब कुछ प्राप्त होगी, तो सर्वोत्तम। इस प्रकार से आपकी सभी राशियों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको भारत देश के बारे में बताते हैं। ये ग्रहण काल चूंकि अभी मैंने पहले आपको बताया था कि कई देशों में लग रहा है, तो हमारे भारत देश के लिए ये ग्रहण कैसा रहने वाला है। तो भारत देश के लिए यह ग्रहण काल मिला जुला रहेगा। भारत देश की राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। इसके अतिरिक्त भारतीय राजनीति के किन्हीं दो
महान दिग्गज नेताओं का आने वाले 6 माह में निधन होने की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत देश के अंदर सोना, चांदी अर्थात जो धातुएं हैं, इनकी कीमत बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगी, लेकिन आने वाले समय में बहुत तेजी से नीचे भी आ जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय भारत देश और अमेरिका के बीच में तनाव बहुत अधिक चल रहा है। तो जो ग्रहण काल लग रहा है, यह ये दर्शाता है कि आने वाले 3 से 6 महीनों के मध्य भारत देश का अमेरिका के साथ और विदेशों के साथ संबंध सामान्य हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत देश में दैवीय आपदाएं, आतंकवादी घटनाएं भी होने के प्रबल योग दर्शा रहे हैं। यह ग्रहण काल दैवीय आपदाएं जैसे सुनामी, भूकंप, बादल फटना आदि आदि प्रकार का, सूखा, किसी भी प्रकार का या कड़ाके की ठंड पड़ना जिसकी वजह से सामूहिक जनहानि का होना या किसी प्रकार की भयंकर बीमारी का आगमन, ये सब कुछ हो सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में भारत देश में धन हानि एवं जनहानि होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या किसी भी प्रकार का आपके मन में क्वेरी आ रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का पूर्ण समाधान कर सकें। धन्यवाद।